Hey everyone, welcome to Syncori Education. I'm Muskan Kaul in front of you all. Class 9th हमने एटम्स के बारे में पढ़ लिया है, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ लिया है और भी बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, राइट। हिस्ट्री भी पढ़ ली है इस चैप्टर की, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसकी। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आयन। आयन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयन्स बनाते हैं। मैम अब ये आयन क्या होता है भाई? अब गाइज मैंने आपको याद हो स्टार्टिंग में एक बार बताया था कि जो हमारा एक एटम होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है गाइज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम में होते हैं गाइज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं मैम? एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो प्रोटॉन्स होता है, जैसे P से प्रोटॉन और P से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन्स पे क्या होता है गाइस, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और N यानी न्यूट्रॉन्स, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है गाइस, इसको अब मैं आपको और अच्छे से थोड़ा सा समझाती हूँ। एक एटम के बारे में जानते हैं, चलिए आज हम। अब गाइस जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, ठीक है। एक एटम में मैंने आपको क्या बोला, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या है गाइस, ये है न्यूक्लियस। तो अब इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं मैम। ठीक है गाइस, अब आगे बात करते हैं। अब इस न्यूक्लियस के बाहर जो एक ऐसे सर्कल टाइप दिखेगा, ये क्या हो जाएंगे, मतलब इसमें जो सर्कल्स होते हैं ना, ये ऐसे दिखेंगे आपको। एटम की बात चल रही है गाइस, ये एक एटम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो एक एटम में बीच में तो क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस। इसके बाद ऐसे सर्कल्स हमें अरेंज दिखेंगे, ऐसे गोल गोल, जैसा मैंने अभी आपको एक डायग्राम में बताया है। और इन सर्कल्स में क्या होगा, इन सर्कल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इन सर्कल्स में क्या होंगे, ये जो है ऐसे जो मैंने आपको बताया है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहानी समझ में आई कि एक एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और उसके बाहर जो शेल्स होते हैं गाइस, इन ये जो सर्कल्स है ना, इनको क्या बोला जाता है, इन सर्कल्स को बोला जाता है शेल्स, राइट। इन शेल्स में क्या होता है, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला येलो शेल, हमने छोटा सा येलो कलर का जो शेल बनाया है, इस येलो वाले शेल का नाम क्या होगा गाइस, इस येलो वाले शेल का नाम होगा के शेल। जो न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला जो शेल होता है वो होता है के शेल। उसके बाद आता है एल शेल, फिर एम शेल। अब मैम क्यों ये सब क्यों हम पढ़ रहे हैं, मतलब मैम समझ में नहीं आ रहा, क्या आयंस क्यों क्या करते हैं ये। तो अब पता है गाइस, आयंस में क्या होता है, मतलब एक एटम बेसिकली क्या करता है, एक एटम करेगा कि एक बार जो ये कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब ये कंपाउंड्स जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं, मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं, बराबर। ये तो हमें पता ही है कि कंपाउंड में मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। अब इन मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। क्या होता है गाइस, चार्ज होता है। तो 2 टाइप के चार्ज पाए जाते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है, कैटायन बोला जाता है। पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसको क्या बोलेंगे, कैटायन। पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे एनायन। इतनी बात समझ में आई? हमने अभी क्या देख लिया, एटम के बारे में पढ़ लिया। अब हमने ये भी, मैम ने हमें बता दिया कि है ना, एटम में चार्ज होते हैं, एटम के पास चार्ज होते हैं। वो कौन से चार्ज होते हैं, मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी होगा या फिर नेगेटिव, इन दोनों में से कोई भी चार्ज पाया जाता है। क्लियर? अब बेसिकली ये चार्ज आए कहाँ से, जब
पॉजिटिव चार्ज, अब ये मैंने आपको प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया, तो एक एटम है फॉर एग्जांपल, ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में है। किस में है गाइस? ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, यानी इसमें क्या है, अब ये कुछ नहीं कर रहा, राइट, अब ये न्यूट्रल स्टेट में है। अब दूसरी बात क्या होती है, प्लीज आप ध्यान से सुनो, जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना एक एटम में, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही क्या होते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 प्रोटॉन है, तो मेरे पास न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर मेरे पास प्रोटॉन 10 है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं एक एटम में, ठीक। अगर प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10। तो आप इससे ये भी समझ सकते हो कि एक प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, ठीक। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, तो 10 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये पॉजिटिव, अभी जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, ये कैसे आया, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ये तो मैंने आपको बताया एक एटम में ऐसा होता है। अगर इस एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास हो गए 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए गाइज, इसके पास हो गए हैं 11 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन 10 थे। तो अब जो 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स तो 10 को इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है, तो यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया गाइस, ज्यादा हो गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा आ जाता है तो क्या लग जाएगा, एक एटम पे लग जाएगा गाइस कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। आप ये भी याद रख सकते हो कि जब कोई भी एलिमेंट किसी से एक चार्ज ले लेता है या किसी से जब ले लेता है कुछ, तो उस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है, ठीक। यही सेम केस लेते हैं, 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। अगर इसने क्या किया, एक एटम ने क्या किया, किसी को एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया कि भाई तू ले जा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, अब यहाँ कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जब ये किसी को दे देता है तो ये क्या बन जाता है गाइस, कैटायन बन जाता है। अब वो क्यों बना, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन ने 9 प्रोटॉन्स के साथ बैलेंसिंग कर ली, भाई 9 प्रोटॉन ने क्या किया, 9 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लिया, पकड़ के रखा। अब यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बाकी रहा ना, एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक प्रोटॉन बाकी बच गया हमारे पास, तो उस वो जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एटम होगा, उस एटम पे क्या आ जाएगा, उस एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या बन जाएगा गाइस, वो बन जाएगा कैटायन। तो आई होप ये कैटायन और एनायन वाला जो फेज है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैम आपने ये तो बताया ही नहीं कि क्यों बनाते हैं ये आयंस। आयंस बनाने का गाइस बेसिक रीजन क्या होता है, स्टेबिलिटी। इनको जो एटम्स होते हैं ना, उनको क्या चाहिए होती है, उनको चाहिए होती है स्टेबिलिटी, राइट। अब मैम स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, मतलब क्या मैम समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने अभी जैसा आपको ये एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एक एटम हमने बनाया था। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला शेल है वो कौन सा शेल होता है, के शेल। इसके बाद जो रेड वाला शेल मैंने बनाया है वो कौन सा है, एम शेल, एल शेल, के बाद एल, और लास्ट में फिर से एक येलो शेल बनाया है वो कौन सा है, एम शेल। तो के एल एम, ये एक जो अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट दिख रहा है गाइस, इन शेल्स को, इन्हें क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। अब जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, यानी जो ये आउटर मोस्ट शेल होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का, उसको क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा गाइस वैलेंस शेल। क्या बोला जाएगा उसे बोला जाएगा वैलेंस शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इसमें इस वैलेंस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई। अब स्टेबिलिटी कैसे आती है,
एक जो है हर एक शेल, स्टेबिलिटी का बेसिक पॉइंट क्या है, ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो यहाँ आपको जितने भी शेल्स दिख रहे हैं गाइस, हर एटम के में जितने भी शेल होते हैं उन हर शेल के पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो है ना कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको के शेल के बारे में बताया है, एक बार मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि अब कंफ्यूजन ना हो हमें। इतना तो हमें पता चल गया प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में। अब गाइस, अब मैं क्या कह रही हूँ प्लीज थोड़ा सा गौर से सुनो, क्योंकि ये जो है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको 10th में भी काम आएगा, ठीक है। ये जो शेल्स है, हर शेल के पास कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख सकता है। तो जो न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला शेल आता है, यानी वो कौन सा आया, के शेल। के शेल जो है गाइस 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करके रख सकता है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं दूसरे शेल की, यानी के बाद एल शेल। एल शेल की कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सके। और इसके बाद आता है एम शेल। एम शेल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। और भी शेल्स होते हैं लेकिन अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी आप बेसिक समझ लो, ठीक। इतना समझ में आ गया कि एक एटम में जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी इसने अपने आप को 2 के साथ स्टेबल कर लिया। भाई मेरे अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो ये क्या हो गया, इसने अपना ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट कर लिया। ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें। तो के शेल क्या करता है, के शेल में हो जाता है गाइस ड्यूप्लेट रूल फॉलो। ड्यूप्लेट रूल में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं इसको, लेकिन एटम्स जो है उनको स्टेबल होने के लिए कौन सा रूल अपनाना पड़ता है, एटम्स को जो है स्टेबल होने के लिए अपनाना पड़ता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का क्या मतलब होता है, ऑक्ट का मतलब होता है गाइस 8। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। अगर उस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो क्या हो जाएगा, एटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि के शेल में तो हम खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। के शेल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये प्लीज आप याद रखना, ठीक। इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, के शेल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं होल्ड कर पाता, ठीक। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, फिर से एग्जाम्पल पे चलते हैं। थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम का, Na, सोडियम सब जानते हैं, ठीक। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम में होते हैं गाइस 11 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोडियम का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे ये तो हो गया न्यूक्लियस, ठीक। इसके बाद हम शेल्स बना लेते हैं, ये एक शेल हो गई, ठीक। अच्छा, वो भी करने से पहले, शेल बनाने से पहले क्या देखेंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 आएंगे, ये तो आपको पता ही है। तो 11 - 2 कितना हो गया, 9। अब 9 में क्या होगा, 8 तो के शेल में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ही आ सकते हैं। जो एल शेल है उसमें खाली 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है कि उसमें एक, फॉर एग्जांपल एक बस है, जिस बस में, एक बस में तो कैपेसिटी है कि खाली 2 ही जने बैठ पाएंगे, ठीक है, बाकी सब में सामान रख रखा है बाकी सारी सीट्स पे। दूसरी बस है, उसमें कैपेसिटी है कि खाली 8 बंदे बैठ सकते हैं, बाकी पूरे उसमें सामान रखा हुआ है, ठीक। तो ये जो है होल्ड करने की कैपेसिटी है इनकी जो शेल्स हैं उनकी, कि ये 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अब कितने हो गए, 8 + 2 10। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एम शेल में चला गया, ठीक। अब क्या हुआ, ये हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, न्यूक्लियस के बाद, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद हमने क्या बनाया गाइस, के शेल बनाया। के के बाद, यानी अभी आप यहाँ देख लो कि हमें कितने शेल्स बनाने हैं, 3 शेल्स बनाने। के बाद कौन सा आ गया, हमारा एल शेल, और अब एल शेल के बाद आ रहा है हमारा एम शेल, ठीक है।
ये हमने अपने शेल्स बना लिया। अब हम इन शेल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो के शेल जो था उसमें खाली ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स को हम बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो एल शेल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एल शेल की। तो ये जो ब्लू कलर से हमने सर्कल बनाया है, ये है कौन सा हमारा एल शेल। इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक, अब जो एल शेल है उसने बोल दिया भाई मेरे पास 8 की जगह है, मैं और नहीं ले सकता, और कहाँ रखूंगा, जगह ही इतनी है। अब बात करते हैं एम शेल की। तो एम शेल जो रेड से हमने बनाया उसके पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये के शेल था, ये एल है और ये बाहर वाला एम। तो ये जो सबसे बाहर वाला शेल है ये कौन सा हो गया, वैलेंस शेल, क्योंकि एक एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, उसे बोलेंगे वैलेंस शेल, और उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम अब स्टेबल नहीं हो रहा। सोडियम ने अपना माथा पकड़ लिया, अरे मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, या तो कोई मुझे अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो जाके मैं स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तभी जाके तुम स्टेबल हो पाओगे। तो अब इसने बेचारे ने सर पकड़ लिया। तो इसकी मम्मी आती है और कहती है, सोडियम की मम्मी कहती है, अरे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, किसी से 7 लेगा तो तेरा न्यूक्लियस कैसे उस चीज को पकड़ पाएगा, ये भी तो पॉइंट है। तो तू एक काम कर, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना अपना, इसको भगा दे, इसको क्या कर, इसको अपने से बाहर कर दे। ठीक, तो अब सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब दे दिया है तो ये क्या बन गया है, पॉजिटिव बन गया है। मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था, जब भी कोई जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, और प्रोटॉन्स भी कितने थे, कितने थे गाइस, 11 थे। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10 और प्रोटॉन्स तो अभी भी है 11। ठीक, तो प्रोटॉन का 1 नंबर ज्यादा हो गया है, तो यानी ये क्या बन गया है, इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये क्या बन गया है, सोडियम, सोडियम बन गया है हमारा कैटायन। अब सेम एक बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का जो नंबर होता है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब 17 को कैसे डालेंगे, के शेल में कितने आ गए 2, एल शेल में आ गए 8, और एम शेल में कितने आ गए 8 + 2 10 और 7 17, हो गए 7 इलेक्ट्रॉन बराबर। मतलब ये हमने प्रॉपर सम अप कर लिया। चलिए बनाते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया है, ये हमारा के शेल, ये हमारा एल शेल, एंड लास्ट हमारा एम शेल। ठीक, तो सबसे पहले जो के शेल है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक, एल में हम देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 7 एंड 8। कैसे भी इलेक्ट्रॉन्स को आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। और जो एम शेल है लास्ट वाला, इसमें कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं भाई। अब सोडियम बोलता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। फिर सोडियम की मम्मी ये क्लोरीन कहता है कि है ना, मैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ और मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा, 8 तो बाकी रह जाएंगे, जैसे सोडियम ने किया मैं भी वैसा ही करता हूँ। क्लोरीन की मम्मी आती है और एक जोर से चांटा लगा के कहती है, भाई तू पागल हो गया है, तेरे को 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो तू क्या कर, तू किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, तू क्या कर, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो तेरे पास क्या हो जाएगा, तेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा और तू क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो भाई क्लोरीन ने दिमाग लगाया कि हाँ, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था तो क्या करता हूँ, मैं उसे ही ले लेता हूँ। तो अब यहाँ क्या हुआ, 17 तो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और प्रोटॉन भी कितने थे, 17। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन कितने रह गए बेचारे, 17 ही रह गए। तो 17 प्रोटॉन तो 17 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बाकी रह गया ना,
उससे क्या होगा, उस जो नेगेटिव चार्ज है तो क्लोरीन पे भी क्या आ जाएगा गाइस, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, तो इन शॉर्ट जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी वो कैटायन बन जाता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, यानी वो एनायन बन जाता है। तो ये है गाइस आयंस का कॉन्सेप्ट। ये किसका कॉन्सेप्ट है, आयंस का। ठीक, अब एक बार ये पढ़ लेते हैं कि आयन जिसपे पॉजिटिव, आयन पे जो है दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने आपको बता दिया। तो जो एनायन होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो कैटायन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आयंस में कंसिस्ट अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे मैम कि आपने बताया कि चार्ज जो है एटम्स पे, जो एलिमेंट्स हैं उन पे ऐसे लग जाते हैं। ठीक, सोडियम पे तो पॉजिटिव आ गया और क्लोरीन पे नेगेटिव आ गया। सिंगल एटम पे लगे हैं, मतलब सिंगल जो है एलिमेंट उन पे लगा है, जैसे सोडियम है और ये क्लोरीन। लेकिन और ऐसा भी होता है गाइस कि एटम का ग्रुप आ जाता है, एटम का क्या आ जाता है, ग्रुप आ जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम कैरीज अ चार्ज इन अ कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक आयन। जब एक ग्रुप पे चार्ज होता है ना तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, OH हो गया है, एक है SO4 2-। ठीक, अब इस पे 2- क्यों चार्ज आया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पहले ये देखो कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ 4 है और यहाँ सल्फर का कितना है, 1 है। तो मतलब उन दोनों को कंबाइन करके क्या हुआ, चार्ज जो है वो भी वैसे ही आया। तो ये 2- आ गया। O और H पे क्या चार्ज आ गया गाइस, एक सिंगल माइनस जो है, यानी एक माइनस का चार्ज आ जाता है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन शॉर्ट इन्हें बोला जाता है पॉलीएटॉमिक आयंस, राइट। तो जब ग्रुप पे, किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स पे जब चार्ज होता है तो उन्हें बोला जाता है पॉलीएटॉमिक आयन। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि एक जो एटम है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, फिर जब उसमें लेन देन वाला प्रोसीजर होता है तो जब वो किसी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी लूज कर लेता है अपना इलेक्ट्रॉन, तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जब वो किसी से गेन कर लेता है, यानी ले लेता है, तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव जो होता है वो बन जाता है कैटायन और जो नेगेटिव वाला होता है वो बन जाता है एनायन। वैसे ही सेम आपको एक एग्जांपल दिया था, ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का यही सेम एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बाकी था, तो इसको स्टेबल होने के लिए इसने क्या किया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। और क्लोरीन जो था इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बाहर थे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना था, तो इसने ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था ये ले लिया। तो अब सोडियम तो बन गया Na+ और क्लोरीन बन गया Cl-। और NaCl ये क्या बन जाता है गाइस, ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड, जैसे हम नॉर्मल भाषा में कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो हम अपने यूजुअली खाने वाने में यूज करते हैं। क्लियर गाइस। यहाँ पे देखिए एक और आपके एनसीईआरटी से फिर से एक टेबल ली गई है, यहाँ पे सम आयनिक कंपाउंड्स, कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है कि जो कैल्शियम और ऑक्साइड किससे बनते हैं। सबसे पहली चीज कैल्शियम और ऑक्सीजन से बनते हैं। मैग्नीशियम और सल्फाइड मैग्नीशियम और सल्फर से बनते हैं। सोडियम और क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से बनते हैं। अब ये जो है इनको भी क्या लेते हैं गाइज, इनको भी प्रॉपर रेशियोज में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, प्रॉपर रेशियोज में। अब जैसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम का मास होता है 23, NaCl होता है सोडियम, राइट, सोडियम क्लोराइड सॉरी, सोडियम का मास है गाइज 23 एंड जो क्लोरीन है उसका मास है अपॉन में लिखेंगे 35.5, तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा 23:35.5। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही क्या करते हैं, ऐसे ही हम निकालते हैं अपने जो मासेस हैं। मतलब एक नॉर्मल सी बात करूं तो जैसा हमने पहले सारी चीज़ों में देखते आ रहे हैं कि फिर चाहे वो हम एटम की बात करें, फिर चाहे मॉलिक्यूल्स की बात करें या आयंस की बात करें, हर चीज़ का प्रॉपर रेशियो होता है। उसी रेशियो में उस चीज़ को लिया जाता है और उसी चीज़ में वो बनता है।
अगर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का मास 23:35.5 नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो वो जाके जो है सोडियम क्लोराइड नहीं बना पाएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर और कांस्टेंट रेशो, डेफिनेट रेशो या प्रोपोर्शन बोलो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। गाइज ये हमने पढ़ लिया है हमारे आयंस के बारे में। आई होप ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।